12वीं भौतिकी में हम लोग पिछली क्लास में किरचॉफ के प्रथम नियम को देखे थे, जिसको धारा का नियम भी कहते हैं, जो कि आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। आज हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करेगा। इसको वोल्टेज का नियम भी कहते हैं, लूप का नियम भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो ये नियम क्या कहता है आपका, उसके लिए मैं पहले एक चित्र बना देता हूं आप लोगों को, ताकि क्लियर हो जाए। ये मैं एक विद्युत परिपथ बना रहा हूं, बंद जाल बना रहा हूं। जटिल विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का जो नियम है वो लागू होता है। ये R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध, ये R3 प्रतिरोध, माइनस प्लस इस सेल का विद्युत वाहक बल E1, इस सेल का विद्युत वाहक बल E2। आपको पता है कि प्लस से धारा निकलती है I1, यहाँ पे I1 आएंगे, ये आपके I2 होंगे, तो यहाँ पे बहेंगे बेटा दोनों मिक्स होके I1 प्लस I2 बहेगा। निश्चित रूप से वापस इधर I2 जाएगा और इधर I1 जाएंगे। क्लियर तौर पे हम लोग विद्युत धारा को बना लिए, ठीक है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है, किसी बंद जाल में, विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, यदि मैं इसको नाम दे दूं A, B, C, D, E और F, तो बंद जाल कौन कौन सा हुआ? A, B, C, D, A, B, E, F, C, B, या फिर A, E, F, D, A, पूरा कंप्लीट बंद परिपथ लोगे। तो इसीलिए इसको पाश का नियम कहते हैं या लूप का नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश पे, बंद जाल पे धारा, प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के, मतलब यहाँ I1 धारा बह रही बेटा, तो R1 के साथ I1 का गुना होगा। प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग है, विद्युत वाहक बलों के, उस पास में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप बुक से देख के लिख लेंगे नियम को, ठीक है। अब मैं इसमें अलग अलग पास को लेके किरचॉफ के नियम को इसमें लगा रहा हूं। इसमें एक बात यह होती है, यदि हम एक चक्कर लगाएंगे बेटा, मान लो ऐसे मैं लूप को बताने वाला हूं, इस डायरेक्शन में ऐसे, यदि हम लूप यानी कि बंद पास का एक चक्कर लगाएंगे, तो यदि मैं माइनस से प्लस की ओर जाता हूं तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लूंगा, वैसे ही धारा को भी धनात्मक लूंगा, और उल्टा रहा तो ऋणात्मक लूंगा। आप लोग लिख सकते हो किरचॉफ के नियम के जैसे, आपके किरचॉफ के प्रथम नियम में लिखा था संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो द्वितीय नियम भी लिख सकते हो। इस आपके नियम में बंद पास में यदि सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर जाएं चक्र में, तो विद्युत वाहक बल को क्या लेंगे आप लोग? धनात्मक। और इसी प्रकार आपके यदि धारा की दिशा में चलते हो, या वैसे ले लो, यदि धारा की दिशा में चलते हो लूप में, तो धारा को धनात्मक लेना, नहीं तो धारा को क्या लेना? ऋणात्मक लेना। इन नियमों से मैं किरचॉफ का द्वितीय नियम आप लोग बुक से देख के लिखेंगे, मोटे मोटे अक्षर पे होंगे, इसमें मैं समझा देता हूं। बंद जाल
ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होगा देखिए। ऐसे चक्कर लगा रहा हूं बेटा, तो धारा की दिशा में ही चक्कर लगा रहा हूं I1 की दिशा में, तो मुझे लगता है I1 R1 का गुणनफल होगा। ये I1 हो ना बेटा ऐसे चक्कर, तो I1 धारा और प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध का गुणनफल। अब ऐसे घूम के आऊंगा तो I1 तो इधर चला गया, तो इस तरफ आऊंगा तो I2 आ रहा है बेटा, जो कि विपरीत दिशा में है, चक्कर इधर लगा रहा हूं, I2 इधर आ रहा है, तो I2 माइनस होगा बेटा, और संगत प्रतिरोध R2 है। तो धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास के में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर है। ऐसे चक्कर दे रहा हूं, इस विधि में माइनस से प्लस की ओर जा रहा हूं, तो विद्युत वाहक बल E1 होगा, प्लस में होगा। अब इधर ऐसे चक्कर जाऊंगा प्लस से माइनस की ओर जा रहा हूं, तो E2 आपका माइनस होगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा बंद पास ले लेता हूं, आप लोग लिखते रहना, बंद जाल या बंद पास जो भी लिखो, BEFCB में, BEFCB में, BEFCB में ऐसे चक्कर लगा रहा हूं, तो I2 और R2 का गुणा होगा, डायरेक्शन ठीक है बेटा, धनात्मक है, I2 R2 ये गया, I1 प्लस I2 बह रही है इसमें, तो प्लस में होगा, I1 प्लस I2 का गुणा होगा R3 से, बराबर विद्युत वाहक बल शायद E2 बस होगा बेटा। समीकरण नंबर 2 ठीक है आप लोग। ऐसे आप लोग एक और बंद जाल ले सकते हो, बंद जाल क्या, A E F D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से ऐसा घूम रहा हूं बेटा। हाँ, तो I1 R1 हुआ, I1 R1 हुआ, बड़े जाल में घूम रहा हूं मैं, प्लस ही होगा बेटा, I1 प्लस R2 हुआ, इसका गुणा R3 से, और इस बंद जाल में विद्युत वाहक बल E1 बस है, E1 सेल बस है, जो डायरेक्शन इसका माइनस से प्लस है, तो E1 होगा। समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 की सहायता से अपन बंद जाल में या जटिल विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा I1 और I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा किरचॉफ के दोनों नियम हैं, जटिल विद्युत परिपथों में आपके विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो आप लोगों के प्रश्न बनाए हुए होंगे, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखें एवं इसे सिद्ध करें। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना है और इसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, सिद्ध इसको हम किरचॉफ के नियम से ही करेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहता है, यदि किन्हीं चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज के चार भुजाओं द्वारा व्यक्त करते, किन्हीं चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज के चार भुजाओं द्वारा व्यक्त कर दें। ये चतुर्भुज दे देता हूं, A B C D, A B C D। तो चार प्रतिरोध है, चतुर्भुज A B C D के चार भुजाओं द्वारा व्यक्त कर देता हूं। प्रतिरोध P Q और R और S है। ठीक है आपका। अब उसके एक विकर्ण के मध्य धारामापी और कुंजी लगा दिया जाए, धारामापी और
कुंजी लगा दिया जाए और दूसरे विकर्ण के मध्य सेल को जोड़ दिया जाए। इसमें भी कुंजी कर देता हूं बेटा मैं, इसको K1 कर देता हूं, इसको K2 कर देता हूं। तो कुंजी लिखना जरूरत नहीं है, ये आपका हो जाए। तो क्या है नियम देखिए, यदि किसी चार प्रतिरोध को, किन्हीं चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के चार भुजाओं द्वारा व्यक्त कर दें। अब इस समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण के मध्य सेल और दूसरे विकर्ण के मध्य धारामापी जोड़ दिया जाए, तो जब धारामापी में कोई भी धारा प्रवाहित न हो, मतलब सेतु के संतुलन की स्थिति बोलते हैं बेटा, तो धारामापी में यदि कोई धारा प्रवाहित न हो, अर्थात सेतु की संतुलन की स्थिति में संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात बराबर होते हैं। तो ये संलग्न भुजा है P बटा Q बराबर ये संलग्न भुजा है R बटा S। यही आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, P बटा R बराबर Q बटा S, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है। ठीक है आप लोगों का। तो मैं इसको आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के अनुसार लिख लेंगे। मैं बोर्ड में इसको मिटाना नहीं चाहूँगा बेटा, क्योंकि प्रूफ करने वाला हूँ। ठीक है, आपका चित्र बनाएंगे और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखेंगे। बहुत आसान है, रटेंगे नहीं, गड़बड़ होता है। ठीक है ना। तो क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, यदि किसी चार प्रतिरोध को, किन्हीं चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज या किसी चतुर्भुज के, चतुर्भुज शब्द बस ले लेना, चार भुजाओं द्वारा व्यक्त करें और चतुर्भुज के एक विकर्ण के मध्य सेल और दूसरे विकर्ण के मध्य धारामापी जोड़ दें, तो यदि धारामापी में कोई भी धारा प्रवाहित न हो, अर्थात सेतु की संतुलन की स्थिति में संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात बराबर होते हैं, अर्थात P बटा Q बराबर R बटा S। चित्रानुसार ये आप लोगों का व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। मैं धारा भी लिख देता हूँ बेटा, I1 मान लीजिए कि I2 है, इधर धारा I3 है, इधर धारा I4 है और इधर धारा IG है। धारा भी मैंने शो कर दी। ठीक है, तो चित्र बनाएंगे और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखेंगे। इधर आपकी मुख्य धारा I रहेगी बैटरी का, और मुख्य धारा I वापस हो जाएगी। ये कंप्लीट आपका चित्र है और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत में बार बार बोल रहा हूँ, रटेंगे नहीं, चित्र के द्वारा आराम से आप समझाएंगे। अब मैं व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को प्रूफ कर रहा हूँ। इसमें किरचॉफ के दोनों नियम लगेंगे बेटा। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को सिद्ध करना, तो बगल में टॉपिक डाल लेना व्युत्पत्ति। चित्र ऑलरेडी बना हुआ है, सिद्धांत में चित्र नहीं बनाएंगे। यदि सिद्धांत मत लिखो बोलेगा, सीधा सिद्ध करो बोलेगा, तो चित्र बना के सिद्ध करना चालू करेंगे, हैं? तो आप मानेंगे, माना चतुर्भुज ABCD की भुजाओं, चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB कौन है, BC, अगला AD और कौन DC द्वारा क्रमशः चार प्रतिरोध P, Q, R और S प्रदर्शित किए गए हैं। सिंपल तरीके से लिख दिए कि भैया ये चतुर्भुज है और इसकी इन भुजाओं में हम चार प्रतिरोध P, Q, R और S को प्रदर्शित कर दिए गए हैं। ठीक है ना। विकर्ण कौन है, विकर्ण AC के मध्य ई विद्युत वाहक बल का सेल
और कुंजी K2, चलो इसको K1 कर देता हूँ, इसको पहले लिख लेते हैं। कुंजी K1 जोड़ा गया है तथा विकर्ण शायद BD है बेटा, BD के मध्य धारामापी G और या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मध्य G प्रतिरोध का धारामापी और कुंजी K2 जोड़ा गया है। धारामापी का भी अपना एक प्रतिरोध होगा बेटा, तो उसका प्रतिरोध मैं ले लिया हूं क्या, G। धारामापी है जिसका प्रतिरोध आपका G ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चित्र को देख के माना कर दिए। ठीक है, अब हम दाब कुंजी K1 को दबाते हैं बेटा, तो मुख्य परिपथ में प्रवाहित धारा I हो गई, दोनों कुंजी दबा देते हैं, K1 K2 को दबा देते हैं। तो सब धारा को लिख लेते हैं। मुख्य परिपथ में प्रवाहित धारा I, प्रतिरोध P1 में धारा प्रवाहित धारा I1, Q में प्रवाहित धारा I2, R में प्रवाहित धारा I3, S में प्रवाहित धारा I4 और धारामापी में प्रवाहित धारा I3 है। तो अब उस चीज को अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं दाब कुंजी K1 व K2 को दबाने पर परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I है एवं प्रतिरोध P, Q, R और S में प्रवाहित धारा क्रमशः 60 में कर दिया बेटा मैंने, I1, I2, I3 और I4 है तथा धारामापी में प्रवाहित धारा IG है। इस प्रकार से सिंपल हमने माना लिख लिए। लग रहा है कि माना ही आपका एक पेज हो गया, तो कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों का माना लिखना। रटोगे तो मुश्किल है और समझ के लिखोगे तो बहुत क्लियर आप लोग लिख सकते हैं। तो ये मैं हो गया। अब मैं दोनों नियम लगाऊंगा बेटा किरचॉफ का और प्रूफ हो जाएगा। ये मैं मिटा दूं। अब यहां पे किरचॉफ के प्रथम नियम लगाने के लिए दो संधि है, संधि बी और संधि डी। जहां ज्यादा धारा दिख रहा है इसमें तो दो धारा बस है, मुख्य धारा है। तो मैं संधि बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम को लगा लूं। प्रथम नियम से संधि बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो देख लो बेटा, संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक तो I1 धनात्मक हुआ, दूर जाने वाली को ऋणात्मक I2 ऋणात्मक हुआ और IG भी ऋणात्मक हुआ बराबर 0। ठीक है बेटा, सेतु की संतुलन की स्थिति में किसको बोलते हैं? सेतु की संतुलन की स्थिति जब G में धारा मत बहे तो IG बराबर 0 होगा। अतः I1 माइनस I2 बराबर 0 होगा बेटा। I1 बराबर I2 होगा, समीकरण 1। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं की हमने। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत सेतु के संतुलन पे आधारित है और सेतु का संतुलन कहते हैं, इसको सेतु बोलते हैं बेटा, है ना, ब्रिज बोलते हैं। तो सेतु इसलिए संतुलन में क्योंकि उसमें धारा नहीं बह रही है, तो सेतु के संतुलन के लिए IG का मान 0 लेंगे। तो I1 बराबर I2 आया, समीकरण 1। अब मैं दूसरे संधि में आता हूं बेटा, संधि B पर आता हूं, ऐसे किरचॉफ के प्रथम नियम से B। तो ये हो गया I3
माइनस I4 IG आ रहा है बेटा तो प्लस में होगा बराबर 0। फिर सेतु की संतुलन की स्थिति में IG 0 होगा तो मुझे लगता है IG 0 लूंगा तो I3 माइनस R4 आएगा यानी कि I3 बराबर R4 आ जाएगा समीकरण नंबर 2। तो देख लीजिए सिंपली हमने किरचॉफ के प्रथम नियम दोनों संधियों पे अप्लाई कर दिए बी और डी पे। अब मैं किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाऊंगा और किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद पास में लगता है। यहाँ दो बंद पास दिख रहा है ABDA और BDCB दोनों में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाऊंगा, हमारा फिर आसानी से प्रूफ हो जाएंगे। एक में I1 I2 बराबर आए याद रखना, मैं मिटा रहा हूं, और समीकरण 2 में I3 I2 बराबर आए। तो अब हम बात करेंगे बंद जाल ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। हाँ, तो क्या कहता है प्रतिरोध और धारा का गुणनफल। तो I1P बेटा ऐसे ले रहा हूं मैं, ठीक है। चाहो तो आप डायरेक्शन कर सकते हैं अपने समझने के लिए बाद में, ऐसे ले रहा हूं तो I1P ये डायरेक्शन में जा रहा हूं IG इंटू G होगा, और ये इधर कहते विपरीत डायरेक्शन में हो बेटा माइनस I3 इंटू क्या हुआ R बराबर 0, क्योंकि इसमें कोई भी सेल नहीं लगा है तो सेल का विद्युत वाहक बल नहीं आएगा, ठीक है। फिर आएगा सेतु की संतुलन की स्थिति में। IG बराबर 0 होगा तो IG 0 लूंगा तो खत्म हो जाएगा बेटा। I1P बराबर हो जाएगा I1 माइनस I3 R बराबर 0, तो I1P बराबर हो जाएगा बेटा I3R समीकरण नंबर 2। तो हमने किरचॉफ के द्वितीय नियम को अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब मैं दूसरे जाल में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाऊंगा, किसमें BCDB में लगा रहा हूं किरचॉफ का द्वितीय नियम। BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या आता है देखते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम से डायरेक्शन ऐसी कर लेता हूं अपने समझने के लिए, लिख लो, नहीं तो खुद आप समझ लेना, ऐसे ऐसे भी घूम सकते हो, मैं ऐसे घूमा इसमें। तो डायरेक्शन ठीक है बेटा, तो I2 क्यों आएगा, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ये माइनस में आएगा, I4S ये भी माइनस में आएगा, ऐसे घूम रहे तो IG इंटू G बराबर 0। फिर सेतु की संतुलन में IG 0 लूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो I2Q बराबर माइनस I4S बराबर 0 आएगा बेटा, यानी कि I2Q बराबर आ जाएगा I4S समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को भाग दे दो, आपका काम हो जाएगा। ये चित्र में मिटा रहा हूं, समीकरण 3 और 4 को भाग देना है। समीकरण 3 भागित समीकरण 4 को, तो ये हो जाएगा I1P आया था समीकरण 3 में इधर, समीकरण 4 में I2Q आया है, समीकरण 3 में इधर R3R आया था शायद दूसरे पक्ष में, इसमें I4S आया है। अब समीकरण 1 और 2 को देखना, I1 I2 बराबर है समीकरण 1 में, समीकरण 2 में I3 I4 बराबर है, तो P बटा Q बराबर R बटा S कोष्टक में लिख सकते हो। समीकरण 1 से I1 बराबर I2, समीकरण 2 से I3 बराबर I4, तो ये कट गए, तो P बटा Q बराबर R बटा S। यही आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो बहुत सिंपल आप लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको, कल इससे संबंधित आगे क्वेश्चन देखेंगे।